हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं डिक्री अंडर सीपीसी के बारे में। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा, डिक्री के प्रकार, आवश्यक तत्व, डिक्री, निर्णय और आदेश में अंतर, और आखिर में डिक्री धारक और निर्णय देनदार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। डिक्री की परिभाषा। धारा 2 सब क्लॉज 2 के अनुसार डिक्री से तात्पर्य ऐसे न्याय निर्णय की रीतिवत अभिव्यक्ति से है जो वाद में सब या किन्हीं विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षों के अधिकारों को वहां तक निश्चयात्मक रूप से अवधारित करता है जहां तक उसे अभिव्यक्ति करने वाले न्यायालय का संबंध है और वह प्रारंभिक या हो सकेगी। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि राम ने श्याम से 1 लाख रुपए की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके आदेश दिया कि राम श्याम को 1 लाख रुपए 30 दिनों में दे दे। ठीक है, ये कोर्ट ने उसको एक आदेश दे दिया है। अब ये आदेश अगर कोर्ट ने लिखित रूप में जारी किया है तो यही जो लिखित रूप है आदेश का, ये डिक्री कहलाती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिक्री वह औपचारिक निर्णय है जो सिविल कोर्ट किसी विवादित अधिकार यानी राइट्स ऑफ पार्टीज को तय करते समय देती है, यानी कोर्ट द्वारा पार्टियों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण लिखित आदेश के रूप में किया जाता है, उसे हम डिक्री कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिक्री यानी डिक्री के प्रकार। तो पहली जो डिक्री होती है वो होती है प्राथमिक डिक्री, दूसरी अंतिम डिक्री, तीसरी आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री, फोर्थ है मानित डिग्री, फिफ्थ सहमति डिग्री, सिक्स है एक पक्षीय डिग्री, सेवंथ है अपील में पारित डिग्री और एट्थ है हमारा समझौता यानी याचिका पर डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रारंभिक डिग्री। पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करता है लेकिन मुकदमे का पूर्णतः निपटारा नहीं होता। मतलब एक इसमें पक्षकारों के जो अधिकार होते हैं उनको कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है कि हाँ भाई आपकी ये अधिकार है, दोनों पार्टियों को बता दिया जाता है कि हाँ भाई आपका ये अधिकार है, इतने आपका है और इतना आपका है। तो जब भी होता है उसमें जो डिक्री प्रारंभिक डिक्री में इतना आप उनको डिक्लेयर कर देती है। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि बंटवारे का जो मुकदमा होता है पार्टीशन का, जहां न्यायालय दोनों पक्षों के हिस्से को निर्धारित करता है लेकिन संपत्ति का वास्तविक विभाजन बाद में होता है। ठीक है, ये प्रारंभिक डिक्री में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं फाइनल डिक्री यानी अंतिम डिक्री। पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण करके मुकदमे का पूरा निपटारा जहां हो जाता है उसे अंतिम डिक्री कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं हम। बंटवारे के मुकदमे में अंतिम डिक्री न्यायालय का आदेश होगा जो पहले से तय किए गए हिस्सों के अनुसार संपत्ति को विभाजित कर देता है। पहले हमने जो थी हमारी डिक्री प्रारंभिक डिक्री, उसमें सिर्फ लिखित रूप में कोर्ट ऑर्डर दे देता है, लेकिन जब पूरा फाइनल हो जाता है तब उसे हम अंतिम डिक्री कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्टली आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री। एकल डिक्री जिसमें एक भाग अंतिम होता है और तथा दूसरे भाग के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता होती है, उसे हम आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम कहते हैं। मतलब कुछ भाग रह गया है और कुछ का भाग का जो डिक्री है वो हो चुकी है। एग्जाम्पल देखते हैं बंधक यानी मोर्गेज के बाद में न्यायालय देय राशि के लिए अंतिम डिक्री पारित कर सकता है, लेकिन संपत्ति की बिक्री के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। मतलब उसने पहले एक अंतिम डिक्री पारित कर दी है राशि के लिए, लेकिन संपत्ति की बिक्री के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी मानित डिक्री। इसमें कुछ ऐसे निर्णय शामिल हैं जिन्हें डिक्री माना जाता है भले ही वे डिक्री के लिए मानव प्रक्रिया का पालन ना करते हों। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि शिकायत को अस्वीकार करना और आदेश 21 के कुछ नियमों के तहत प्रतिपूर्ति और आपत्तियों से संबंधित मुद्दों का निर्धारण करना। उसके बाद देखते हैं हम अपनी सहमति डिक्री। पक्षों के बीच में आपसी सहमति से जो समझौता हो जाता है उसको मतलब अगर कोई भी मुकदमा चल रहा होता है कि कोर्ट के अंदर और बाद में काफ़ी टाइम लगता है या पार्टियां खुद सोचती हैं कि चलो मुकदमे को हमें खारिज करना चाहिए, उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो वो आपसी में समझौता कर लेती है और ये बात वो जो कोर्ट में
अपने लिखित रूप में या एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट करती है कि भाई हमें आपसे आपस में समझौता करना है, तो जो उस समझौता के बेस पे जो डिक्री कोर्ट पारित करती है उसे हम कहते हैं सहमति डिक्री। अब देखते हैं एक्स पार्टे डिग्री। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ एक्स पार्टे डिग्री क्या होती है। अब देखते हैं एक्स पार्टे डिग्री, एक पक्षीय डिग्री। ये डिग्री जब पारित की जाती है जब दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष के कोर्ट में पेश नहीं होता है और उसको दिए गए समय सीमा के अंदर भी वो ना तो लिखित कथन देता है और ना पेश होता है। मोस्टली ये डिफेंडेंट के लिए होती है, क्योंकि प्लेंटिफ जब कोर्ट में वाद दायर करता है तो वो एक नोटिस या सम्मन दूसरी पार्टी को देता है। यदि दूसरी पार्टी लिखित कथन या खुद पेश नहीं होती है, ना ही उनका वकील पेश होता है, तब एक समय सीमा देने के बाद में कोर्ट जो एक पक्ष के खिलाफ अपना निर्णय दे देती है, उसके बाद में जो डिग्री जारी की जाती है उसे एक्स पार्टे डिग्री कहते हैं। अपील में पारित डिग्री, निचली अदालत के निर्णय की अपील से परिणाम स्वरूप जो डिग्री पारित की जाती है उसे हम कहते हैं अपील में पारित डिग्री। मतलब कोई किसी भी निचली अदालत में आपने अपील की है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में मान लो आपने हाई कोर्ट में अपील किया है, तो जो अपील आपने की है उसके बाद में जो उस कोर्ट द्वारा डिग्री पारित की गई है उसे अपीलार्थी डिग्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम समझौता याचिका डिग्री। जब दोनों पक्षों के बीच में समझौते हो जाता है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो कोर्ट द्वारा डिग्री पारित की जाती है उसे समझौता याचिका डिग्री कहते हैं। डिग्री के आवश्यक तत्व, पहला है विवादों का न्यायिक निर्णय होना चाहिए। डिग्री पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती हो। निर्णय में सभी मुद्दे अंततः सुलझ जाने चाहिए तथा कोई अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। अदालत का निर्णय औपचारिक तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। डिग्री केवल सिविल न्यायालय में दायर मुकदमों से ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये क्रिमिनल इसमें कोर्ट में नहीं होती है, ये सिविल कोर्ट में ही डिग्री मैटर करती है। अब देखेंगे हम लास्ट में डिक्री बनाम निर्णय बनाम आदेश, यानी डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर। डिक्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्हें निर्णयों और आदेशों से अलग करना आवश्यक होता है। निर्णय न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए दिए गए कारणों का विवरण होता है। मतलब जो हमने कॉज ऑफ एक्शन दिया है उसके बाद जब हम उसी के आधार पर, सबूतों के आधार पर, जो भी पेश किए गए दस्तावेज, उनके आधार पर जब कोर्ट एक निर्णय तक पहुंचती है तो वो हमारा जजमेंट हो जाता है। ये डिक्री से पहले आता है। इसका आधार बनता है सीपीसी सेक्शन 2(9). अब हम देखते हैं आदेश देना। आदेश उन मामलों के अलावा अन्य मामलों पर न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप डिक्री होती है, जिसे हम 2 सब क्लॉज 14 में पढ़ते हैं। डिक्री के विपरीत आदेश पक्षकारों के अधिकारों का निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं करता है। अब हम देखते हैं डिक्री धारक और निर्णय देनदार। यानी डिक्री धारक वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है, और निर्णय देनदार वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित होती है। सीधी सी बात है, जो केस जीत गया है वह डिक्री धारक हो जाता है, जो केस हार गया है जिससे आगे की अपील करने की अनुमति होती है, परमिशन होती है, वह डिक्री देनदार होता है। आप देखेंगे लास्ट में हम इसका निष्कर्ष। डिक्री शब्द एक औपचारिक महत्व है क्योंकि यह किसी भी विवाद का सिविल न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे प्रारंभिक हो या अंतिम। न्यायिक प्रक्रिया में डिक्री की भूमिका मूल न्याय प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक कानूनों के महत्व को रेखांकित करती है। तो यहाँ हमारा डिक्री कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको डिक्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।